ये हमारे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 धातु और अधातु। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, मतलब कि धातु जो है वो ऑक्सीजन से, जल से और अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। अधातु को भी फिर वैसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कैसे कैसे अभिक्रिया करता है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे आयन क्या होते हैं, और उसके बाद से इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि धातु जो होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन यानी कि उसका निष्कासन कैसे होता है, कैसे वो हमें भूमि से हमें वो प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो में हमें वो सारी चीजें पढ़नी है। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा तत्वों के मुख्य समूह। जितने भी पीरियोडिक टेबल जो भी आप लोग पढ़े होंगे आवर्त सारणी, उसमें जितने भी तत्व होते हैं उन सब को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। कुछ और भी बचते हैं जिनको उप धातु कहा जाता है, लेकिन मुख्य जो समूह है वो धातु और अधातु होते हैं। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके गुण धातु और अधातु के मध्य होते हैं, उनको उप धातु कहा जाता है। तो धातु क्या होता है देखिएगा, चमकदार, मजबूत, बिजली और गर्मी के संचालन करने वाले तत्व। ऐसे तत्व जो चमकदार होंगे, मजबूत होंगे, बिजली और गर्मी के संचालक यानी विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होंगे, उनको हम धातु कहेंगे। अब अधातु क्या होते हैं, इनके एकदम विपरीत ऐसे तत्व जिनमें ना वो चमकदार हो, ना मजबूत हो और ना ही वो बिजली यानी विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हो। यहाँ देखिएगा, विविध गुणों वाले तत्व आमतौर पर कम चमकदार और भंगुर, भंगुर का मतलब होता है जो पीटने पे टूट जाते हैं, उनको हम अधातु कहेंगे। ठीक है, तो धातु क्या हो गए, वैसे तत्व जो चमकदार होंगे, मजबूत होंगे और वो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होंगे, उनको हम धातु कहेंगे। और जिनमें ये सारे गुण नहीं पाए जाएंगे उनको हम अधातु कहेंगे। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके गुण धातु और अधातु के मध्यस्थ होते हैं, उनको हम उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, धातुओं के भौतिक गुण। धातु जो होते हैं उनके भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण अ, चमक। तो धातु जो होते हैं उनमें चमक होती है। ठीक है, कठोरता, मैक्सिमम जो धातुएं होती है वो कठोर होती है, वो उनमें तन्यता पाई जाती है। तन्यता का मतलब क्या है ना, कि कोई भी धातु अगर ये मान ले, अगर ये धातु है तो इससे हम तार बना सकते हैं, तार में खींचा जा सकता है। तो इस जो प्रवृत्ति है, ये प्रकृति जो है, इसको हम तन्यता कहते हैं। इसके बाद है अघात वर्धनीयता, मतलब कि अगर धातु कोई है तो उसको हम पीटेंगे तो वो टूटेगा नहीं, वो चादर में बदल जाएगा। तो इसको हम अघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, तो जो धातु होते हैं उनमें ये चार जो है मुख्य गुण पाए जाते हैं। धातु जो होती है उनमें चमक होती है, कठोरता होती है, तन्यता होती है और अघात वर्धनीय होते हैं। और भी गुण है देखिए इसके, ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इनमें ऊष्मा जो है, जैसे ये अगर हम धातु की बात करें तो इसमें अगर ये वाला ये भाग अगर हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें ऊष्मा जो है ऐसे चलते चलते यहाँ तक ये चीजें गर्म हो जाएंगी। ठीक है, धातुएं गर्मी का अच्छा संचालक करते हैं। उदाहरण, खाना पकाने वाले बर्तन। खाना पकाने वाले बर्तन में क्या होता है कि नीचे से आग दी जाती है और वो बर्तन पूरे बर्तन को गर्म कर देता है। तो उसमें आग जो है या आग से मिलने वाली जो ऊष्मा है वो चलती कैसे है, तो वो ऊष्मा बर्तन में नीचे से तली में आती है और वो धातु के अंदर से होते हुए पूरे धातु में फैल जाती है। तो ऐसे ऊष्मा जो है धातुओं में एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। इसके बाद आता है विद्युत चालकता। घर में जितना तार वगैरह देखे होंगे आप लोग, घर में जो विद्युत के तार लगे होते हैं, बिजली के तार, वो सब मैक्सिमम मैक्सिमम का सब लगभग या तो तांबा या एल्युमिनियम के बने होंगे। वो सब भी क्या है, धातु है। तो धातु जो होते हैं उनमें ऊष्मा और विद्युत दोनों अच्छे से सुचालित हो सकते हैं, उसमें एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होती हैं। इसके बाद ध्वनि उत्पन्न करना। जितना भी धातु है उसे पीटने पर वो धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है, मतलब उनमें से धातु जैसी आवाज, धातु उसमें से रिंगिंग साउंड आती है। रिंगिंग मतलब एक वजह से पीटने में सुने, और मंदिर का घंटी जो होता है टन आवाज करता है, तो वो सभी जो होती है धात्विक ध्वनि उनको कहा जाता है। आगे देखिए, आगे है अधातुओं के भौतिक गुण। तो अधातुओं में क्या होता है, चमक का अभाव होता है। अधिकांश धातुएं जो होती है वो इनमें चमक नहीं होती है, सुस्त दिखाई देती है, डल होती है। इसके बाद देखिए, इसमें अपवाद होता है आयोडीन और ग्रेफाइट। जहां भी ये अपवाद है वहां आप एक चीज ये समझ लीजिएगा, अपवाद कहने का मतलब क्या है ना, कि सभी गुण, जैसे हम अधातु की बात कर रहे हैं चमक उसमें नहीं होता है, तो सब में नहीं होगा, जो अपवाद में है ना उसमें चमक होगा। तो इसको हम अपवाद कहते हैं, मतलब कि इसका जो गुण है ना, इसके ग्रुप जो है, इसका समूह जो है, उन सबके गुण से थोड़ा अलग हो जाए, तो इसलिए इसको अपवाद कहा जाता है। तो इसमें चमक का अगर हम बात करेंगे तो आयोडीन और ग्रेफाइट जो है ये इसमें अपवाद आ जाएंगे। इसके बाद है भंगुरता। ठोस अधातु भंगुर होते हैं, वो आसानी से टूट जाते हैं। जैसे अभी आप धातु में क्या पढ़े कि धातु जो होता है उसे पीटने पर वो चादर में बदल जाता है, लेकिन अधातु के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर
अधातु को पीटेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, भंगुर होता है। इसके बाद है कुचालक। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब कि इसमें जो अधातु होंगे उसमें ऊष्मा और विद्युत का संचालन नहीं होगा, उसमें एक जगह से दूसरी जगह तक ऊष्मा और विद्युत नहीं जा सकते हैं। और ये जो होते हैं इसमें अपवाद क्या है, ग्रेफाइट, मतलब कहने का है कि ग्रेफाइट जो है उसमें ऊष्मा और विद्युत का संचालन हो सकता है। देखिए अब धातुओं में कौन कौन से अपवाद होते हैं तो देखिएगा, पारा यानी कि जिसे मरकरी कहा जाता है, ये कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। मतलब कहने का है ना कि जितने भी धातु होते हैं वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन ये मरकरी यानी कि जो पारा है ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ये अपवाद हो गया। सोडियम और पोटेशियम, बाकी जितने भी इनके अलावा आप धातु देखिएगा वो सभी धातु जो होते हैं ठोस होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम इसके अलावा जितने भी धातु होते हैं वो सभी कठोर होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो है ये बहुत ज्यादा नरम धातु है, इनको चाकू से काटा जा सकता है, आप इसे याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ठीक है, कि ऐसे धातु का नाम बताएं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। नीचे 3-4 ऑप्शन रहेंगे उसमें से आपको सही सिलेक्ट करना होगा, तो उसमें सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु होते हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद है गैलियम, ये ऐसा धातु है जो हाथ में रखा जाए ना तो ये पिघलने लगता है, इसे अगर हम हाथ में रखेंगे तो ये पिघलने लगता है गैलियम। कारण क्या है कि इसका जो गलनांक होता है बहुत ज्यादा कम होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है उससे कम होता है, इसीलिए जब हम अपने हाथ पे इसे रखेंगे तो ये पिघलना शुरू कर देता है। आगे देखिए अधातुओं में अपवाद कौन सा है, तो ये ग्रेफाइट, अभी हम बताएं ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक होता है और इसकी सतह भी चमकदार होती है। पेंसिल के लीड में इसका उपयोग होता है, पेंसिल जो बनता है उसके अंदर जो काला रंग का होता है जिससे लिखा जाता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, ये ऐसा अधातु है जो चमकदार होता है, इसमें चमक पाई जाती है और ये बैगनी काले रंग का होता है और इसका औषधि में उपयोग किया था। औषधि मतलब कि दवा वगैरह बनाने में होता है, आप देखेंगे जो बीटाडीन सोल्यूशन करके आता है तो वो इसी आयोडीन का ही कंपाउंड होता है, आयोडीन से बना होता है। हीरा ये कार्बन का रूप होता है, ये समझिए, ये ऊष्मा का सुचालक कर सकता है और ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे कि जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन ये अधातु होकर के बहुत ज्यादा कठोर होता है, ठीक, और इसमें चमक जो होती है बहुत ज्यादा होती है। तो ये चमक वास्तव में चमक क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा चमक पाई जाती है। तो इससे पहले हम धातु में अपवाद देखे थे, धातु में अपवाद कौन कौन सा था, तो धातु में अपवाद पहले मरकरी यानी कि पारा, ठीक है, वो क्या था कि वो उसका कमरे के ताप पर वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद उसमें क्या था, सोडियम और पोटेशियम, ये ऐसे धातु थे जिनको चाकू से काटा जा सकता है, बहुत नरम धातु होते हैं। उसके बाद हम पढ़े थे उसमें गैलियम। गैलियम क्या होता है, ऐसा धातु जो हमारी हथेली पर अगर हम रखें तो वो पिघलने लगेगा क्योंकि उसका गलनांक बहुत ज्यादा कम होता है। अधातु में अपवाद कौन सा हो गया, ग्रेफाइट। सभी अधातु जो होते हैं वो कुचालक होते हैं, लेकिन ये होता है ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है। आयोडीन जो होता है इसमें चमक बहुत ज्यादा पाई जाती है। हीरा जो होता है ये ऊष्मा का सुचालक होता है और साथ में इसमें चमक भी पाई जाती है, ये कठोर भी होता है, ठीक है। तो इसे ये सभी अपवाद हो जाएंगे अधातु में। आगे देखिए, आगे धातु का रासायनिक गुण, तो पहला रासायनिक गुण है ऑक्सीजन के अभिक्रिया के आधार पे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया के आधार पे। तो धातु जो होता है ऑक्सीजन से, इसे अगर गर्म किया जाए तो यह ऑक्साइड बनाता है। धातु जो है ऑक्सीजन से अगर अभिक्रिया करे, धातु ऑक्सीजन ये बनाता है धातु का ऑक्साइड, और वो प्रकृति से ऑक्साइड जो होगा प्रकृति से क्या होगा, क्षारीय होता है। और जो आप लोग अम्ल क्षारक और लोअर चैप्टर पढ़े होंगे उसमें आप पढ़े होंगे कि जो धातु होते हैं उनके ऑक्साइड प्रकृति से क्षारीय होते हैं, और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति से क्षारीय होते हैं। एक उदाहरण अगर हम ले लें कि सोडियम जो है ऑक्सीजन से कैसे अभिक्रिया करेगा, तो सोडियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और ये सोडियम ऑक्साइड जो है ये सोडियम ऑक्साइड प्रकृति से क्षारीय होगा, क्योंकि धातु जो होंगे उनके ऑक्साइड प्रकृति से क्षारीय होते हैं। इसके बाद देखिए धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातु जो है जल से कैसे अभिक्रिया करता है, तो देखिए सोडियम और पोटेशियम जो है वो ठंडा जल से बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है। अगर सोडियम या पोटेशियम जब उसको जल में डाल दिया जाए तो बहुत तेज वो ब्लास्ट कर जाता है, बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है। इसके बाद मैग्नीशियम और कैल्शियम ये गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं। लोहा और जिंक ये भाप से अभिक्रिया करते हैं, यानी कि नमी आप कह सकते हैं उससे भी अभिक्रिया करते हैं। आगे देखिए धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु जो है अम्ल से कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो अब इसमें क्या होता है, धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा,
उदाहरण आप ले लीजिए, धातु यहाँ पे जिंक और अम्ल यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब आगे देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी। सोना और प्लेटिनम ये क्या होता है सबसे कम, मतलब इसमें क्या है ना कि धातुओं को उनके अभिक्रिया के अभिक्रिया करने की जो सक्रियता होती है, धातुओं की जो सक्रियता मतलब कितनी तेजी से अभिक्रिया कर रहा है उसके आधार पर धातुओं को ऐसे अरेंज किया जाता है। जैसे हम इसमें ऊपर से नीचे आते जाएंगे इसमें अभिक्रिया जो होगी सक्रियता बढ़ती जाएगी, मतलब कि सबसे कम जो सक्रिय धातु है उनको ऊपर रखा जाएगा, उससे ज्यादा वाले को उसके नीचे, फिर उससे ज्यादा वाले को उससे नीचे, फिर ऐसे नीचे करते करते हम आएंगे तो यहाँ पे हमको सबसे अधिक सक्रिय धातु मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे कम हो जाता है सोना और प्लेटिनम, उससे थोड़ा ज्यादा होता है चांदी और तांबा, उससे भी ज्यादा सक्रिय होता है लोहा और जिंक, उससे भी ज्यादा होता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, और सबसे ज्यादा होता है सोडियम और पोटेशियम। इनमें भी पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सा, तो ये पोटेशियम होता है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील। ठीक है, तो इसको कहते हैं सक्रियता श्रेणी। अब इसका देखिएगा इसका काम क्या है, ये क्या काम करता है सक्रियता श्रेणी, इससे हम क्या कर सकते हैं देखिए। तो ये सक्रियता श्रेणी क्या होता है ना, विस्थापन अभिक्रियाओं की भविष्यवाणी। आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें कि एक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देता है। जैसे अगर उदाहरण हम ले लेना, यहाँ से कॉपर सल्फेट और ये अगर फेरस से यानी कि लोहा से अगर अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाएगा देखिएगा, तो यहाँ से बनेगा फेरस सल्फेट और यहाँ से अलग हो जाता है कॉपर। ठीक है, तो ये हमको पता कैसे चलता है कि ये अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, तो ये सक्रियता श्रेणी से आप देखिए यहाँ पे जो कॉपर है, तांबा, ठीक है, ये लोहा से कम अभिक्रियाशील है, दिख रहा है, ये कम सक्रिय है, ये मध्यम सक्रिय यानी इससे ज्यादा है। तो जो अधिक सक्रिय धातु रहेगा, जो अधिक सक्रिय धातु रहेगा वो अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इससे हम भविष्यवाणी कर पाते हैं कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। धातुओं के निष्कर्षण में जब धातुओं का निष्कर्षण होता है तो उसमें इसका उपयोग होता है कि जहां पे अधिक सक्रिय धातु होंगे, ठीक है, उनको अलग तरीका से निकाला जाएगा, मध्यम जो सक्रिय धातु होंगे उनको अलग तरीका से निकाला जाएगा, और जो कम सक्रिय धातु होते हैं उनके जो प्रोसेस होता है निकालने को बहुत ही आसान होता है, तो उनको आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये सक्रियता श्रेणी से ये भी पता चलता है कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे होगा, संक्षारण की दर। अब जो धातु जितनी ज्यादा सक्रिय होगी उसे उतना ही ज्यादा बचाव का जरूरत होगा, क्योंकि वो उतनी ही ज्यादा अभिक्रिया करके खुद को संचारित करेगा। ठीक है, तो जो अधिक सक्रिय सक्रिय धातु होती है उनके उनके रख रखाव का जो व्यवस्था होता है वो बहुत ही सावधानी से करना होता है। ठीक है, अधातुओं के रासायनिक गुण देखिएगा, अधातु क्या होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अधातु देखिए अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो अधातु ऑक्साइड बनाएगा, और ये अधातु के ऑक्साइड या तो अम्लीय होंगे या उदासीन होंगे, ये दोनों हो सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए सल्फर और ऑक्सीजन से अगर अभिक्रिया करता है तो यहाँ से क्या बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब वहीं अगर हम अधातु का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अच्छा रुकिए पहले यहाँ एक और उदाहरण देते हैं हम आपको, हाइड्रोजन और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं, ठीक, तो यहाँ से हमको मिलता है जल। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें ना तो ये प्रकृति से उदासीन होता है, और ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रकृति से अम्लीय होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अधातु है दोनों, ये सल्फर और ये हाइड्रोजन दोनों अधातु है, तो जब ये अधातु से ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे अम्लीय जो उत्पाद होगा वो भी बन सकता है, और उदासीन जो होगा पदार्थ वो भी बन सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अधातु होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब करता है तो वो अधात्विक ऑक्साइड बनाता है, और वो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है हाइड्रोजन के साथ, अधातु का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, तो सहसंयोजक यौगिक, अधातु जो है आपस में सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये बनाएगा अमोनिया। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है, इसमें होता है अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्राइड बनाता है। धातु बना हुआ धातु, धातु और अधातु में अगर हम कंपेरिजन करें तो क्या होगा देखिए, धातु जो होता है वो चमकदार होता है, तन्य होता है, आघातवर्धनीय होता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। जो धातु होता है वो
चमकदार होगा, तन्य होगा, आघातवर्धनीय होगा। इन सब का मीनिंग हम बता चुके हैं। चमकदार का मतलब क्या है, तन्य का मतलब क्या है, जिससे तार बनाया जा सके, ऐसी प्रवृत्ति होगी। आघातवर्धनीय मतलब क्या है कि उसको हम सीट बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी कि धातु में ये सारे गुण पाए जाते हैं। और धातु की अगर हम बात करें तो वो सुस्त होते हैं, यानी उसमें चमक नहीं होती है, भंगुर होते हैं, पीटने पर वो टूट जाएंगे। कुचालक होते हैं, मतलब इनमें विद्युत और ऊष्मा जो है उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं हो सकता है, मतलब ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं। कम घनत्व वाले होते हैं, इनकी डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होती है, वो धातु के अपेक्षा बहुत कम होती है। आगे देखिए, धातुओं के उपयोग, धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पहला निर्माण कार्य में, लोहा, स्टील, इस सबका घर बनाने में आप देखेंगे लोहा का छड़ वगैरह लगाया जाता है। आभूषण में सोना, चांदी, प्लेटिनम, इन सबका आभूषण बनाया जाता है, गहना बनाया जाता है। इसके बाद है विद्युत उपकरण में, तांबा, एल्युमिनियम, इन सबका तार बनाया जाता है। एल्युमिनियम, स्टील, तांबा, इन सबका उपयोग करके बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये सभी उपयोग हुए अधातु के। अधातु का क्या उपयोग है, निर्माण में, घर वगैरह बनाने में होता है लोहा स्टील का। आभूषण बनाने में, ज्वेलरी बनाने में इसका उपयोग हो जाता है। विद्युत के उपकरण जैसे कि तार, एल्युमिनियम वगैरह का बना होता है, आप देखे हैं तांबा का भी बना होता है। बिजली के बहुत सारे उपकरण हैं जो कि तांबा और एल्युमिनियम से बने होते हैं। बर्तन, एल्युमिनियम, स्टील, तांबा, इन सबका उपयोग करके बर्तन बनाया जाता है। आगे देखिए, अधातुओं के उपयोग, तो इसका कृषि में, खेतों में उपयोग होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये खाद, जिसे जितना यूरिया दिया जाता है ना उसमें ज्यादा मैक्सिमम नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है। ठीक है, जल का शुद्धिकरण में, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक अधातु है और ये रोगाणु नाशक होता है, जल को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है श्वसन में, तो ऑक्सीजन जो है इसका हम श्वसन में उपयोग करते हैं, और ये कितना ज्यादा जरूरी है ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है। ठीक है, कि ये ऑक्सीजन हमारे लिए कितना जरूरी होता है। औषधि में देखिए, आयोडीन जो होता है उसका एंटीसेप्टिक लोशन बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, जो चोट वगैरह लगने पर जिससे साफ किया जाता है, आप देखेंगे रेडिश कलर का लिक्विड आता है, एक बीटाडीन जिसको कहा जाता है, वो आयोडीन का ही कंपाउंड होता है। आगे देखिए, धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं, अब देखिए धातु और अधातु में अगर हम देखें तो उसमें अभिक्रिया आपस में कैसे होती है। जो धातु होगा, उदाहरण हम ले लेते हैं सोडियम का, इसमें वैसे आगे भी उदाहरण हम समझाएंगे, अभी आप बस इतना समझिए कि जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन खोता है, मतलब कि उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, और वो अलग, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो धनावेशित आयन बनाएगा। अब कारण समझिए क्यों इलेक्ट्रॉन निकलने से कोई परमाणु जो है धनावेशित आयन बनाता है, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद से कोई परमाणु ऋणावेशित आयन बनाता है। अब समझिए इसको थोड़ा। देखिए, हम मान लेते हैं एक परमाणु हमारे पास है सोडियम। ठीक है, तो इसका नंबर कितना होता है, 11, इसका परमाणु संख्या होता है 11। ठीक है, परमाणु संख्या 11 कहने का मतलब क्या है ना, कि ये जो परमाणु होगा इसके अंदर यहाँ पे 11 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के बारे में हम कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 और 8, 10 हो गए, और एक 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। और आपने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा होगा, 9वीं क्लास में, कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे ऋणात्मक आवेश होता है, और जो प्रोटॉन होता है इस पे धनात्मक आवेश होता है। ठीक, अब ये ऋणात्मक और धनात्मक आवेश, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु का पूरा चार्ज जो होता है, पूरा आवेश जो होता है, 0 होता है। लेकिन वहीं अगर हम ये देखें कि यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो यहाँ पे 10 निगेटिव वाला ऋणात्मक आवेश बचेगा, और 11 पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आवेश बचेगा। और इसको अगर हम देखें पूरा मिलाकर तो यहाँ पे एक धनात्मक आवेश जो है वो अधिक हो जाएगा। तो ऐसे अगर कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वो है धनावेशित हो जाएगा, वो परमाणु जो है धनावेशित हो जाएगा। अब ठीक ऐसे ही अगर इसमें हम समझे अधातु को लेकर, तो अधातु क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जब कोई अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि कोई भी परमाणु अधातु का अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋणावेशित आयन बनाएगा। ठीक ऐसे ही अब देखिए, शुरू में जब बराबर है तो 0 है आवेश, लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ, यहाँ पे धनावेश बढ़ गया। अब सोचिए अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता तो एक ऋणावेश भी ज्यादा हो जाता, तो एक अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ता तो एक ऋणावेश भी बढ़ जाता, तो वैसे जो परमाणु है वो ऋणावेशित हो जाता। ठीक है, तो ऐसे हम बताते हैं कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनावेशित आयन बनाते हैं, लेकिन अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋणावेशित आयन बनाता है।